नमस्कार। स्वागत है आप सबका डेवलप बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। 69वीं बीपीएससी की रिवीजन सीरीज में हम आज आ चुके हैं बहुत बहुत ज़्यादा दिलचस्प विषय, और वो है मध्यकालीन इतिहास। इसमें हम बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें अब आज जो है बारी है देखने की कि कैसे बिहार में मुस्लिम राज्य की स्थापना की जाती है। सर्वप्रथम कौन वो व्यक्ति था जिसने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की? तत्पश्चात समय के अनुसार अलग अलग वंशजों ने, अलग अलग डायनेस्टी के लोगों ने समय समय पर बिहार में शासन किया है। हालांकि लंबे समय तक देखा जाए तो बिहार और बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा। बनस्पत की दिल्ली में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। दिल्ली में मुस्लिम राज्य की स्थापना होने के बावजूद भी बिहार और बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित रहा। हालांकि यहाँ पे शासक वर्ग है वो मुस्लिम ही है, लेकिन दिल्ली सल्तनत से अलग ये स्वतंत्र रहा है। बिहार और बंगाल दोनों का इतिहास रहा। मुगल काल में जा करके अंततः फाइनली बिहार और बंगाल को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो प्रथम भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश, वहां से लेकर के लोदी तक जो दिल्ली सल्तनत का काल रहा है, प्रत्येक वंशजों ने कोशिश की कि बिहार और बंगाल पर साम्राज्य स्थापित की जाए, बिहार और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया जाए। समय समय पर वो सफल भी रहे हैं, लेकिन बिहार और बंगाल पर शासन करना इतना आसान नहीं रहा उन लोगों के लिए। और हर वक्त, हर बार जब भी वो कोशिश करते थे, कुछ समय के लिए कामयाबी हासिल होती थी और अंततः फिर से बिहार बंगाल स्वतंत्र हो जाता था, क्योंकि दिल्ली से नियंत्रण करना बहुत मुश्किल कार्य था। आज के वक्त की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, रोड्स थे नहीं। सैनिकों को मोबिलाइज करना भी बहुत टफ काम था उस समय। तो जब भी कोशिश करते थे बिहार और बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के शासक शासन करने की, कुछ समय तक तो वो शासन रहता था और फिर वो बिहार और बंगाल स्वतंत्र हो जाता था। तो यहाँ पे स्वतंत्र शासकों का इतिहास रहा है। चलिए आइए आज शुरुआत करते हैं बिहार में और बंगाल भी, हम बंगाल के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि उस समय बिहार और बंगाल को अलग करके नहीं देख सकते हम, दोनों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा रहा है। तो बिहार और बंगाल पर कैसे मुस्लिम शासन स्थापित हुआ और कैसे दिल्ली सल्तनत, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में हम दिल्ली सल्तनत के इतिहासों को देखेंगे और फिर सेकंड खंड में हम मुगल इतिहास को देखेंगे बिहार में। तो कैसे दिल्ली सल्तनत ने प्रयास किया है बिहार और बंगाल पर शासन करने की, उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को देखने की बारी है। मैं हूं आमिर शांडिल्य और आपके लिए लेके आता हूं रोज नए नए लेक्चर्स, अभी इतिहास की, और बहुत जल्दी ज्योग्राफी की लेक्चर भी शुरू होने वाली है, और करंट अफेयर्स की लेक्चर अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है ये समझने का समय। पहला प्रश्न है, When was Ottoman power established in बिहार? तुर्क शक्ति की स्थापना बिहार में कब स्थापित हुई? तुर्क सत्ता की। आपको पता है शुरुआती दौर में जब मुस्लिमों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और 1712-13 में पहली बार भारतीय क्षेत्र पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, उसके पश्चात
जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, उनका उद्देश्य भारत में किसी सत्ता की स्थापना करना नहीं रहा, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य था भारतीय शासकों को अपनी शक्ति का एहसास कराना, साथ ही साथ धन संपदा का लूट मचाना। देखिए, महमूद गजनवी जब भारत पर लंबा दौर महमूद गजनवी का एक आक्रमण का रहेगा, 17 बार वो भारत पर आक्रमण करेगा, और जब भी भारत पर वो आक्रमण करता है उसका एकमात्र उद्देश्य यहां से धन लूट के ले जाना होता है। हर बार उसका निशाना मंदिर, क्योंकि उस समय मंदिर बहुत बड़े स्रोत थे धन के, मंदिरों में अकूत संपत्ति, अकूत धन जमा होती रहती थी। तो महमूद गजनवी का एक लंबा समय रहा भारत पर आक्रमण का, और जब भी वो आक्रमण करता भारत से वो संपत्ति लूट के ले जाता, धन लूट के ले जाता, लूटपाट मचा के जाता। भारत पर उसकी सत्ता स्थापित करने की कभी मंशा नहीं रही। फिर कुछ सदियों बाद जब मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण होना शुरू हुआ, तो मोहम्मद गोरी ने शुरुआती दौर में ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था भारत के क्षेत्रों पर अपनी सत्ता स्थापित करने की, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती चली गईं कि उसने भारतीय क्षेत्र पर अपना कब्जा कायम रखा, और उसके काबिल गुलामों ने उसके मृत्यु के पश्चात भारत में एक सशक्त, एक मजबूत सल्तनत कालीन सत्ता की स्थापना की। उसके बाद एक लंबा दौर रहेगा भारत में मुस्लिम शासन का। तो आपको पता है कि मोहम्मद गोरी का 2 प्रसिद्ध युद्ध रहा, हालांकि और भी कई सारी युद्ध हैं, लेकिन ये 2 प्रसिद्ध युद्ध आपको पता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, दोनों ही युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध इस दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें आप सबको ज्ञात है कि प्रथम तराइन युद्ध में जहां पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, वहीं मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। तो मोहम्मद गोरी ने ठान लिया कि जिस स्थान पे उसकी पराजय हुई है उसी स्थान पर वो जीत के दिखाएगा। वो अगले साल पुनः अपनी शक्ति इकट्ठा करता है, अपनी सेना इकट्ठा करता है, और एक विशाल सेना के साथ पुनः उसी स्थान पे, तराइन के उसी मैदान में पृथ्वीराज चौहान का सामना करता है। और इस बार क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान की पराजय होगी। तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होगी। कहा यह जाता है, 2 इतिहासकारों के बीच बहुत मतभेद है इन चीजों को लेकर के। पहला एक वर्ग है जो इतिहासकारों का जो ये मानता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने गृह प्रदेश ले जाता है और वहां पे उसको दंडित करता है। पहले तो उसको अंधा करता है और पुनः उसको मृत्यु दंड देता है। इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, किसकी? मोहम्मद गोरी की, और मोहम्मद गोरी की तरफ से राजपुताना प्रदेश में शासन करना शुरू कर चुका था। लेकिन पुनः पृथ्वीराज चौहान ने विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी, पुनः पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के खिलाफ खड़ा हो गया। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी ने उसको मृत्यु दंड दिया। और कई सारे ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं इन क्षेत्रों से, जिन सिक्कों से यह पता चलता है कि मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गोरी के वंशजों ने पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने मोहम्मद गोरी की तरफ से राजपुताना प्रदेश में शासन किया है। ठीक है।
तो 1192 ईस्वी में ही इसका मोहम्मद गोरी का एक बहुत पसंदीदा, बहुत फेवरेट गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक साथ में आता है। और इसी वक्त जब कुतुबुद्दीन ऐबक और जब तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी वापस लौट जाता है अपने प्रदेश, तो भारतीय क्षेत्र जो विजित क्षेत्र है, जो उसने क्षेत्रों को जीता है, उसके नेतृत्व का, उसके प्रशासन का बागडोर किसके हाथों में सौंप के गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप कर चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक प्रशासक के तौर पे मोहम्मद गोरी की तरफ से भारतीय क्षेत्रों पर शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की तरफ से भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन संभाल रहा है और अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर रहा है, उसी दौरान 1198 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का एक और सेनापति है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी का एक और सेनापति है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बहुत कुरूप व्यक्ति था, कोई पसंद नहीं करता था इस व्यक्ति को। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। तो बख्तियार खिलजी ने अपनी स्वयं की एक सेना बनाई, स्वयं की एक सेना इकट्ठा की और बिहार पर, सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण किया और बिहार के पश्चात बंगाल के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और दोनों ही क्षेत्रों पर उसने अपनी सत्ता कायम की। तो सर्वप्रथम बख्तियार खिलजी जो तुर्क है, तुर्क गुलाम है, उसने सबसे पहले बिहार पर आक्रमण करने का बीड़ा उठाया। तो कब, अब प्रश्न के माध्यम से हम एक एक चीजों को समझते चलेंगे, है ना। सब एक ही पहले ही प्रश्न में सारे इतिहास को हम दोहरा नहीं सकते। जैसे जैसे प्रश्न सामने निकल के आएगा हम चीजों के कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। तो व्हेन वाज द ऑटोमन पावर एस्टैब्लिश्ड इन बिहार, बिहार में ऑटोमन सत्ता की स्थापना कब हुई? तो बख्तियार खिलजी ने कब निर्णय किया? 1198 ईस्वी में। तो 1198 ईस्वी हमारा आंसर होगा। कहीं कहीं देखो जी, स्थिति को लेकर के भी बड़ी विवाद है। कहीं कहीं 1202 ईस्वी भी देता है कुछ बुक में 1202 ईस्वी भी दिया हुआ है कि 1202 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। यहां के प्रश्न के माध्यम से हमारा आंसर सही है कौन सा? 1198 ईस्वी सही है हमारा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 पे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? Who was the founder of Ottoman power in बिहार? बिहार में ऑटोमन शक्ति का संस्थापक कौन है? अभी नाम इसका निकल के आया। इसका पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, है ना। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो कौन है इसका संस्थापक? क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही है, बी बख्तियार खिलजी। तो इसने जब आक्रमण किया, सबसे पहले बिहार के मनेर प्रदेश पर आक्रमण किया। ये मनेर पर, मनेर प्रदेश, मनेर क्षेत्र पर आक्रमण किया और मनेर के पश्चात इसने उदंतपुरी, जो उस समय का राजधानी था बिहार का, उदंतपुरी आज के वक्त में इसे बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। तो इस पर आक्रमण करके यहाँ पर यहाँ के शासक को पराजित किया। उस समय का शासक यहाँ का पाल वंश का शासक था इंद्रुमन पाल। पाल वंश का शासक था कौन? इंद्रुमन पाल। ठीक है।
इंद्रुमनपाल उस समय का शासक था। ठीक है, तो यहां पे हो गया बिहार में ऑटोमन शक्ति का संस्थापक कौन था या तुर्क शक्ति का संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी था। अगले प्रश्न पर चलने की बारी आ गई हमारी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? अच्छा ठीक है, हु वॉज द रूलर ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ तुर्क? तुर्कों के आक्रमण के समय में बिहार का शासक कौन था? अब इस ऑप्शन के अनुसार से गोपाल, रामपाल, देवपाल या महीपाल। तो अंतिम पाल शासक जनरली हम किनको कहते हैं? रामपाल को कहते हैं कि रामपाल जो है वो कौन है? अंतिम पाल शासक है। हालांकि अगर इंद्रुमन पाल देगा तो हम इंद्रुमन पाल को टिक लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार से हमारा आंसर रामपाल होगा, क्योंकि रामपाल को पाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। तुर्कों के समय बिहार का शासक कौन था? अच्छा, इसमें एक और प्रश्न पूछ सकता है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में तिरहुत का शासक कौन था? बख्तियार खिलजी के समय में तिरहुत का शासक कौन था? तो तिरहुत का शासक जो है वो नरसिंह देव था। तिरहुत का शासक कौन था? नरसिंह देव था। याद रखिएगा, नरसिंह देव कर्नाट वंश का या तिरहुत का शासक था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ बख्तियार खिलजी इन बिहार वॉज? बिहार में बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण जीत थी बिहार शरीफ, या जिसको उदंतपुरी भी कहते हैं, पटना, भागलपुर या मुंगेर। तो पहली जो महत्वपूर्ण जीत थी बिहार की राजधानी उस वक्त जो थी बिहार शरीफ या उदंतपुरी, वो रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ। प्रश्न अगर ये रहता कि सबसे पहले किस क्षेत्र पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, तो क्या होता? तब आंसर मनेर होता। ठीक है ना, कि किस क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण किया उसने? तो मनेर पर आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ पे है कि सबसे पहली महत्वपूर्ण जीत कौन सी थी? तो बिहार की राजधानी जो उस समय थी बिहार शरीफ उदंतपुरी, उसकी जीत सबसे महत्वपूर्ण थी। और यहाँ के उदंतपुरी यूनिवर्सिटी को इसने नष्ट कर दिया। इसने यहाँ के उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसने और कौन सी यूनिवर्सिटी को नष्ट किया? 1202 ईस्वी में इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी नष्ट कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी नष्ट कर दिया। अब देखो जी, कई बार यह प्रश्न निकल के आता है कि क्या बख्तियार खिलजी इतना क्रूर शासक था कि उसने एक ज्ञान के केंद्र को भी नहीं बख्शा? तो कई बार आंसर, कुछ इतिहासकारों का मत ये है, कुछ मानना ये है, कुछ आंसर निकल के ये आता है कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि बख्तियार खिलजी को यह समझ में ना आया हो कि यह कोई विश्वविद्यालय है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी रही नालंदा यूनिवर्सिटी की कि बड़े बड़े जो है, मतलब किला नुमा फोर्ट टाइप का ये यूनिवर्सिटी था, जिसमें एंट्री इतना आसान नहीं था। तो उसे दूर से यही महसूस या ये लगा होगा कि जरूर ये कोई किला है जहां पे सैनिक रह रहे हैं, सैनिकों का जमवाड़ा है। तो उसे नष्ट करने की पर्सपेक्टिव से उसने आक्रमण किया और जलाकर नष्ट कर दिया। बाद में यह ज्ञात हुआ होगा, हो सकता है अंदर जाने के बाद, कि अरे ये तो यूनिवर्सिटी था, ये तो ज्ञान का केंद्र था। तो ये बहुत एक आंसर निकल के आता है। तो इसने 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी खत्म किया है, जो भागलपुर में है। ठीक है, तो 3 महान केंद्र जो हैं इसने नष्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली महत्वपूर्ण विजय आपको प्राप्त हो गई उदंतपुरी।
प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 5 में क्या है? Who was the first Muslim conqueror of बिहार? बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? अब यहां पर सिर्फ बिहार की बात क्यों करें? एंड नाम तो आपको पता हो गया होगा, कौन है? मलिक इब्राहिम नहीं, इल्तुतमिश नहीं, बख्तियार खिलजी नहीं, अली मर्दन खिलजी नहीं। क्या आंसर होगा? बख्तियार खिलजी। सी आंसर हमारा सही होगा। पहला मुस्लिम विजेता कौन है? बख्तियार खिलजी। तो बिहार को जीतने के पश्चात उसने बिहार शरीफ को अपनी प्रशासनिक मुख्यालय बनाई। तो बिहार को जीतने के बाद उसने क्या किया? बिहार शरीफ को क्या बनाया इसने? बिहार का प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। बिहार का प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। तत्पश्चात इसने निर्णय लिया कि हमें अब बंगाल पर भी आक्रमण करना चाहिए। समय आ गया था 1204-5। हालांकि उस समय लक्ष्मण सेन, जो सेन वंश का शासक है, महान विद्वान शासक, नाम क्या है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को पहले से यह ज्ञात था कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण होगा। 1202-3 में ही उसके दरबार के ज्योतिषियों ने बता दिया था कि बंगाल पर किसी बाहरी आक्रमणकारियों का आक्रमण होगा और बहुत खतरनाक है, बहुत क्रूर है। जिस समय और उस समय लक्ष्मण सेन नादिया नामक जगह पर, जो दक्षिण बंगाल का जगह था, दक्षिण बंगाल में नादिया नामक स्थान से वो शासन करता था। नादिया उसकी राजधानी थी। तो 1204-5 में बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। कहां पर? बंगाल पर। लेकिन बख्तियार खिलजी इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसकी सेना पीछे छूट गई और उसके साथ मात्र 18 घुड़सवार सैनिक थे। जब उसने बंगाल पर आक्रमण किया, जब वो नगर में प्रवेश किया, तो लोगों ने भी उसको नहीं रोका, सैनिकों ने भी नहीं रोका, ये समझ के कि कोई व्यापारी का समूह है। और उस समय वो लक्ष्मण सेन नादिया के महल में ही थे। जैसे ही वो महल के फाटक पहुंचता है और आक्रमण करता है, लक्ष्मण सेन को सूचना मिलती है और महल के पिछले भाग से वो फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और बंगाल के पूर्वी भाग में वो चले जाते हैं और अपने शेष भाग पर शासन करना शुरू करते हैं। अपना एक नया राजधानी बना के सुनारगांव नामक जगह को अपनी नया राजधानी बनाते हैं और सुनारगांव से ही अपना शासन प्रारंभ करते हैं। तो नादिया पर किसका अधिकार हो गया? नादिया पर बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया। बंगाल के अधिकतर क्षेत्रों पर बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया। हालांकि बख्तियार खिलजी को नादिया से शासन चलाना पसंद नहीं आया। उसे ऐसा लगा कि दक्षिण बिहार में होने के नाते बाकी बंगाल के प्रदेशों पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं होगा। तो वो उत्तर बंगाल के क्षेत्र में आता है और लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है। किसको बनाता है? लखनौती को। तो ये बिहार और बंगाल का कंबाइंड राजधानी हो जाएगा। हालांकि प्रशासनिक मुख्यालय तो बिहार शरीफ है ही, लेकिन बिहार और बंगाल का एक कंबाइंड राजधानी बनेगा। वो कौन सा है? लखनौती बनेगा। ठीक है। तो बख्तियार खिलजी इस प्रकार से जो है बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार करता ही है, साथ साथ बंगाल के क्षेत्रों पर भी उसका अधिकार स्थापित हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। प्रश्न संख्या 6, हु डिमोलिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी? अब आंसर तो अभी निकल के आ गया, किसने नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त किया था। अब आपको आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर या बख्तियार खिलजी? हमारे साथ आंसर है हमारे पास डी, बख्तियार खिलजी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न है, बख्तियार खिलजी एस्टैब्लिश्ड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर एट?
बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? अभी अभी मैंने इसकी चर्चा की है और ये क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ गया। आंसर क्या होना चाहिए? लखनौती, बिहार शरीफ, मुंगेर या मनेर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ को उसने अपनी प्रशासनिक मुख्यालय बनाई थी, बिहार शरीफ को अपनी प्रशासनिक मुख्यालय बनाने का काम किया था। तो इसमें भी कुछ था नहीं। प्रश्न संख्या 7 हो गया। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। 8 देखते हैं क्या कहता है। वेयर डिड बख्तियार खिलजी आफ्टर कॉन्करिंग बिहार एंड बंगाल? यहां पे एक वर्ड छूट गया है, बिहार एंड बंगाल, एंड एस्टैब्लिश्ड कैपिटल है। बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल पर विजय प्राप्त कर कहां राजधानी स्थापित की? तो पहले तो उसने नादिया पर अधिकार किया, क्योंकि नादिया ही राजधानी थी, लेकिन नादिया से उसे पसंद नहीं आया शासन करना, तो उसने अपनी नई राजधानी कहां बनाई? बताइए आंसर ग्रुप में, कमेंट सेक्शन में। सही बात है, क्या है आंसर? लखनौती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनौती हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हुज रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार एंड बंगाल रीजन आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ बख्तियार खिलजी? बख्तियार खिलजी की हत्या के बाद बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में किसका शासन स्थापित हो गया? देखो जी, 1204-5 में बंगाल पर अधिकार करने के पश्चात 1205 में बख्तियार खिलजी ने यह निर्णय किया कि वह तिब्बत पर भी आक्रमण करेगा, और तिब्बत पर आक्रमण करेगा, यह उसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 10,000 सैनिकों की एक सेना इकट्ठी की और यह तिब्बत पर आक्रमण करता है, लेकिन तिब्बत को जीत नहीं पाता। तिब्बत इससे पराजित करता है और अंततः वापस लौटने के क्रम में इतनी ठंड बढ़ जाती है, इसे पता नहीं था वहाँ का वातावरण, वहाँ के परिवेश के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, तो वो तैयारी करके गया नहीं था। उधर से कैसे भी जिंदा बच के आया, उसकी अधिकतर सेना मारी गई रास्ते में ही। तो बख्तियार खिलजी जब वापस आता है, 1206 आ चुका है, वो बीमार हो गया, बीमार रहने लगा, और इसका फायदा उठा करके बख्तियार खिलजी का ही एक गुलाम है, नाम है उसका अली मर्दन। अली मर्दन ने क्या किया? बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर अधिकार कर दिया, बंगाल के सत्ता पर बैठ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? बख्तियार खिलजी का हत्या करने वाला अली मर्दन। अली मर्दन ने बख्तियार खिलजी की हत्या की है। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बारी। 10 कहता है, हु वॉज द रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी? सेन वंश का शासक कौन था? इसमें कहीं कोई शक है क्या? बार बार दोहरा रहा हूं, पहले के लेक्चर में भी मैंने दोहराया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में सेन वंश का शासक कौन था? आनंद सेन, ध्रुव सेन, लक्ष्मण सेन या चंद्रसेन? आपको पता है कौन सा? लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से बचने के लिए लक्ष्मण सेन ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन भी किया था, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था उसने। हालांकि उस यज्ञ का कोई फायदा नहीं हुआ और बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर ही दिया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो बॉडी ऑफ बख्तियार खिलजी वाज बेरिड इन। बख्तियार खिलजी का शव कहां दफनाया गया था? लखनौती, बिहार शरीफ, मुंगेर या राजगीर? तो इसका बॉडी आज के वक्त में भी उसका वहां पे मकबरा है। कहां पर? बिहार शरीफ। पटना जिला का एक ब्लॉक है, एक स्थान है बख्तियारपुर, इसी बख्तियार खिलजी के नाम पे वह स्थान रखा गया है।
और बख्तियारपुर एकदम बिहार शरीफ के बहुत नज़दीक है। बख्तियारपुर से बिहार शरीफ मुश्किल से 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये बिहार शरीफ में इसको दफनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। द फर्स्ट डिटेल ऑफ बख्तियार खिलजी's अटैक ऑन बिहार वॉज फाउंड इन, डाउन हो गया, फाउंड इन। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण करने का प्रथम विवरण कहां प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है तारीखे हिंद, ऑप्शन बी है तबकाते नासरी, ऑप्शन सी है ताजुल मासीर और ऑप्शन डी है तारीखे मुबारक शाही। देखिए जी, तुर्क, ये बहुत फेमस पुस्तक है, नाम याद रखिएगा, तुर्क इतिहास को जानने का। तुर्क इतिहास को जानकारी हासिल करने के लिए खासतौर पे गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक सॉरी, गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। और इस पुस्तक के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। इस पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी। यह पुस्तक गुलाम वंश के अंदर बलबनी वंश जो था, क्योंकि गुलाम वंश के अंदर भी अलग अलग लोगों ने, अलग अलग वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश के अंदर बलबनी वंश कह रहा हूं, इल्तुतमिश का वंश जो था, जिसको इलबरी तुर्क कहा जाता था, इलबरी तुर्क के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नासिरुद्दीन जिसका शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक रहेगा, तो उसी के शासन काल में मिनहाज उस सिराज एक काजी के पद पर नियुक्त थे और उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद को बड़ा आदर्श सुल्तान बताया है। हालांकि नासिरुद्दीन महमूद एक बड़े अयोग्य और कमजोर किस्म के शासक थे और इनके शासन के समय में समस्त शक्तियों का केंद्र बलबन हुआ करता था। बलबन नासिरुद्दीन महमूद का ससुर था, क्योंकि वो अपनी बेटी का पुत्री का शादी नासिरुद्दीन महमूद से करवाया था। तो एक तरह से बलबन ने अपनी समस्त शक्तियों को अपने हाथ में रखा हुआ था। नासिरुद्दीन महमूद सिर्फ कठपुतली शासक थे। तो उन्हीं को समर्पित एक पुस्तक लिखी गई है तबकाते नासरी, जो तुर्क इतिहास के बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा करता है। तो इसी पुस्तक में पहली बार बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का प्रथम विवरण मिलता है। आंसर हो जाएगा तबकाते नासरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी वॉज द कमांडर ऑफ विच रूलर? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किस शासक का सेनापति था? नाम उसका बार बार निकल के आ रहा है, किसका गुलाम रहा ये? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी, या बी तो आपके सामने आंसर निकल के आता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के शासन में यह सेनापति था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मण सेन एंड इंद्रुमन पाल हैड अपोज्ड द अटैक बाय विच तुर्क रूलर? लक्ष्मण सेन और इंद्रुमन पाल ने किस तुर्क शासक के आक्रमण का विरोध किया था? ये विरोध कुछ किया हुआ नहीं था,
जब ये बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है तो सीधे आत्मसमर्पण ये कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। यहाँ हिमाकत ही नहीं करी इन्होंने, इनका विरोध करके कोई युद्ध लड़ा जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बख्तियार खिलजी। अभी इसका चर्चा मैंने किया भी था कि जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो बिहार में पाल वंश का शासक इंद्रमन पाल था और बंगाल में सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और तिरहुत में कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 में चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। द नेम बिहार वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर द प्रेजेंट बिहार रीजन इन विच टेक्स्ट। वर्तमान क्षेत्र के लिए बिहार नाम का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है। जब भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बात आए, खासतौर पे मध्यकाल के इतिहासों के बारे में बात अगर करी जाए, जब हम बढ़ा रहे थे बिहार के इतिहास का स्रोत, उस समय इस पुस्तक का नाम बार बार निकल के आया भी था और अभी मैंने इसकी चर्चा भी करी। ये मध्यकाल के मुस्लिम सत्ता के को समझने के लिए खासतौर पे बिहार के ये पुस्तक बहुत जो है बहुत जरूरी है। और ये पुस्तक है तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज की। इसी में सबसे पहले बिहार क्षेत्र को बिहार नाम दिया गया है। प्रश्न आ गया समझ में? झारखंड को भी झारखंड नाम इसी पुस्तक में मिला है, 13वीं सदी। यह पुस्तक 13वीं सदी की सर्वसुलभ कृति है। Who gave the name of बिहार स्टेट? बिहार राज्य का नाम किसने दिया? मुगल नहीं, वो तो बहुत बाद में आए थे। मौर्य नहीं, ब्रिटिश नहीं, किसने दिया? तुर्क लोगों ने। तुर्क लोगों ने बिहार का नाम बिहार देने का कार्य किया है, खासतौर पे तुगलक के समय में। तुगलक के समय में इसका नाम पड़ा है बिहार। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? In which period did state of Bihar gets its present name? है ना, बिहार राज्य को इसका वर्तमान नाम किस काल में पड़ा? मुगल, तुगलक, खिलजी या मौर्य? अब ये दोनों तुर्क तो हैं, मुगल भी इनफैक्ट तुर्क ही है ना। तो यहाँ पर तुगलक या खिलजी में से किसके समय में पड़ा? तो अभी मैंने चर्चा करी कि ये तुगलक के समय में इसका नाम बिहार पड़ता है। तुगलकों के समय में इसका नाम बिहार रखा गया। ठीक है, और बिहार का नाम बिहार इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे बिहारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, है ना। बौद्ध बिहार, जैन बिहार, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु निवास करते थे। चलिए, बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है ये, इसको समझना है अभी हमें। Who was the first sultan to organize the military campaign in बिहार? बिहार में सैन्य अभियान चलाने वाला पहला सुल्तान कौन था? अब समझो जी, आपको पता ही है कि 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या करके अली मर्दन जो है बंगाल बिहार की गद्दी पर बैठता है, परंतु खिलजी सरदार इससे संतुष्ट नहीं है। खिलजी सरदारों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और अली मर्दन को कैद कर लिया। अली मर्दन को कैद कर लेते हैं खिलजी सरदार बिहार और बंगाल के, और मुहम्मद शेरा नामक व्यक्ति को, एक सरदार को, मुहम्मद शेरा नामक सरदार को दिल्ली, बिहार और बंगाल की गद्दी पर बैठाने का निर्णय करते हैं। शर्त यह था कि सल्तनत के सामने, दिल्ली सल्तनत के सामने अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, बिहार और बंगाल को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र रखना है। इस शर्त पर मुहम्मद शेरा को बंगाल और बिहार की गद्दी पर बैठाया जाता है। अली मर्दन कैसे ना कैसे जो है कैद से बच के उस समय के दिल्ली सल्तनत का शासन संभालने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचते हैं और यह वो स्वीकार करते हैं कि यदि आप मुझे बिहार और बंगाल की का गद्दी सौंपते हैं या मुझे वहां बैठाते हैं तो मैं जीवन पर्यंत आपकी अधीनता में रहूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को
यह मौका हाथ लगा बिहार और बंगाल को अपने अधीन लाने की, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अवध के उस समय के सरदार कैमाज रूमी को, उस समय के अवध के सरदार, अवध के शासन को संभालने वाले अवध के तुर्क सरदार कैमाज रूमी को बोलते हैं कि आप बिहार और बंगाल पर आक्रमण करके वहां पर अली मर्दन को सत्ता पे बैठाइए। कैमाज रूमी वही करता है, हमला करता है, खिलजी सरदारों को हराता है, मोहम्मद शेरा को पद से हटाता है और अली मर्दन को वहां की गद्दी पे बैठाया जाता है। और जब तक अली मर्दन गद्दी पर बैठा रहेगा तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार करेगा। परंतु 2 वर्ष के पश्चात ही 1209 आते आते उसी के शिष्य, उसी के लोगों में से एक हिसामुद्दीन एवज ने अली मर्दन की हत्या करके बिहार और बंगाल की गद्दी हथिया लेता है और हिसामुद्दीन एवज गयासुद्दीन आजम के नाम से गद्दी पर बैठता है, शासन करता, अपने नाम का सिक्का चलवाता है, खुतबा पढ़वाता है। हिसामुद्दीन एवज इतने पे भी नहीं रुका। हिसामुद्दीन एवज इल्तुतमिश के कमजोरियों का फायदा उठा करके, इल्तुतमिश उस समय तक गद्दी पर इल्तुतमिश बैठ चुका है, तो इल्तुतमिश उस समय बिजी है, उस समय व्यस्त है पश्चिम के विद्रोह को संभालने में। यल्दौज और कुबाचा नामक जो उसके 2 प्रतिद्वंदी थे, यल्दौज और कुबाचा, उन पर कंट्रोल करने में बिजी है। इसका फायदा उठा करके पूर्व में हिसामुद्दीन एवज ने कामरूप से लेकर के जाजनगर और तिरहुत जैसे क्षेत्रों से कर वसूलना शुरू कर चुका है। तिरहुत जैसे क्षेत्रों से कर वसूलना शुरू कर चुका है, यहां तक कि दक्षिण बिहार पर भी इसका अधिकार हो चुका है और दक्षिण बिहार पर अधिकार करके वहां एक अपना राज्यपाल बैठा चुका है। तो इस प्रकार से पूर्व में अपने क्षेत्रों का विस्तार, साम्राज्यवादी विस्तार करता जा रहा है। जब इल्तुतमिश पश्चिम से छुटकारा पाता है, पश्चिम के परेशानियों से छुटकारा पाता है, तब वो पूर्व की तरफ ध्यान देना शुरू करता है। तो 1225 ईस्वी में 1225 ईस्वी में सबसे पहले उसने हिसामुद्दीन एवज को सबक सिखाने के लिए सेना लेकर के आगे बढ़ा। जैसे ही हिसामुद्दीन एवज को पता चलता है कि इल्तुतमिश सेना लेकर के बिहार और बंगाल के प्रस्थान कर बैठा है, तो हिसामुद्दीन एवज ने भी अपनी सेना बुलाई और वो युद्ध करने चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की सेना आमने सामने होती है, हिसामुद्दीन एवज सीधे दंडवत मार देते हैं इल्तुतमिश के सामने। हुजूर, माई बाप, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, काहे को युद्ध लड़ना, आज से हम आप ही मेरे सुल्तान हैं। तो हिसामुद्दीन एवज ने इल्तुतमिश से लड़ाई न लड़के संधि कर लिया और क्या हुआ, इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश वापस दिल्ली लौटता है, हिसामुद्दीन एवज ने पुनः मलिक जानी को बिहार से भगा दिया और बिहार से भगा करके पुनः बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया। इससे इल्तुतमिश बहुत नाराज होता है, क्रुद्ध होता है और उस समय अवध का सरदार, अवध का राज्यपाल उसका पुत्र नासिरुद्दीन था। उसने अपने पुत्र को बोला कि तुम्हें सबक सिखाना है हिसामुद्दीन एवज को, लेकिन उचित समय का इंतजार करो। वह उचित समय भी बहुत जल्दी आ गया। 1226 का अंत में, 1226 के अंत
का समय था, नवंबर दिसंबर का समय था, हिसामुद्दीन एवज अपने क्षेत्र कामरूप, जो आज के समय में असम का क्षेत्र है, वहां पर विद्रोह को शांत कराने के लिए गया था। इसी का फायदा उठा करके इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन ने अपनी सेना इकट्ठा की, सेना जो है प्रस्थान किया सेना के साथ और जा करके लखनौती पर अधिकार कर लिया। आनन फानन में हिसामुद्दीन एवज को या गयासुद्दीन आजम कह लीजिए, उसे पता लगा कि लखनौती पर अधिकार हो चुका है, सेना लेकर के आता है, युद्ध लड़ता है, परंतु उस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को बिहार और बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, लेकिन जितना काबिल बेटा था बहुत जल्दी चल बसा। 2 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई और 1229 आते आते फिर से खिलजी सरदारों ने इख्तियारुद्दीन बल्ख के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? इख्तियारुद्दीन बल्ख के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जिसके कारण इल्तुतमिश को पुनः बंगाल अभियान पर जाना पड़ता है। बंगाल अभियान को पर जाकर के वहां के विद्रोह को दबाना है, दमन किया और फिर से मलिक जानी को वहां का राज्यपाल नियुक्त करता है। इस प्रकार से बंगाल और बिहार दिल्ली सल्तनत का अंग हो गया। तो इल्तुतमिश पहला व्यक्ति है जिसने बिहार के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। आंसर मिल गया। इतनी सारी कहानियां आपके सामने निकल के आ गई। चलिए आंसर आप करते हैं हम लोग। किसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर देखते हैं। Who was the first sultan to subjugate बिहार to the दिल्ली सल्तनत? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? नाम निकल के आया है, किसका? इल्तुतमिश का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने बंगाल और बिहार को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। अगले प्रश्न पे जाने की बारी है। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के आसपास बिहार पर कब्जा करने के लिए किसे हराया था? Whom did Iltutmish defeat around 1225 AD to occupy बिहार? मलिक जानी नहीं, मलिक जानी को तो वो राज्यपाल नियुक्त करना चाहता था। बख्तियार खिलजी, हिसामुद्दीन एवज या नन ऑफ द अबव। तो आपके सामने आंसर है क्या? हिसामुद्दीन एवज या गयासुद्दीन आजम भी कह सकते हैं। गयासुद्दीन आजम के नाम से वो गद्दी पर बैठा था। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर के बाद 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Whom did Iltutmish appoint as his first सूबेदार in बिहार? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो आपको पता ही है, नाम बार बार निकल के आ रहा है, किसका? मलिक जानी का। मलिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा। अब 21 नंबर प्रश्न भी हमारा हो जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग 22 पर। 22 प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। In the inscription of some Jain temples of Rajgiri, there is a mention of donation by which ruler? राजगृह के कुछ जैन मंदिरों के शिलालेख में किस शासक द्वारा दान देने का उल्लेख है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी। तो मैं आंसर बता देता हूं और थोड़ी सी जिक्र कर देता हूं मैं इनके बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक दान बड़े परोपकारी व्यक्ति हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में बड़े परोपकार के कार्य किए हैं। अस्पतालें बनवाई, सराय बनवाई, जगह जगह राहगीरों के लिए जो है कुएं खुदवाए पानी के लिए, पानी की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त दासों का जो गुलाम है उनके रख रखाव के लिए, उनके शिक्षा दीक्षा और प्रशिक्षण के लिए दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना भी की। तो बड़े परोपकारी किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन बड़े धर्मांध व्यक्ति हैं। प्रथम दिल्ली सल्तनत के शासक जिन्होंने जाजिया कर पुनः लगा दिया ब्राह्मणों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, और इन्हें गैर मुस्लिमों को जिम्मी कह करके पुकारने वाले शासक हैं। तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक के
नेचर में, जो चरित्र में है ना, बड़े अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। इस पे चर्चा किया जाएगा जब लेक्चर सीरीज चलेगा, कि फिरोज शाह तुगलक के चरित्रों का मूल्यांकन जब करेंगे, पूरे शासन का मूल्यांकन करेंगे, तो बड़े अलग अलग रंग निकल के आते हैं सामने में। तो राजगिरी के कुछ जैन मंदिरों के शिलालेख में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दान दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने दान दिया था। दान देने का बाद जहां आएगा, फिरोज शाह तुगलक का नाम आप ले सकते हैं। 22 के बाद 23 नंबर, हु एस्टैब्लिश्ड हिज इंडिपेंडेंट रूलर ओवर बंगाल एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम तिरहुत रीजन। किसने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से वह कर वसूलना शुरू किया? ए है बलबन, बी है जलालुद्दीन, सी है गयासुद्दीन, या डी है अली मर्दन खान। नाम निकल के आ गया। बंदे का नाम क्या था? हिसामुद्दीन एवज, जिसने बंगाल पर अधिकार किया और तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू किया। और किस नाम से गद्दी पे बैठा था? गयासुद्दीन आजम के नाम से गद्दी पे बैठा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, गयासुद्दीन कह लो या हिसामुद्दीन कह लो, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न। आफ्टर बलबन द रूल ऑफ तुर्क्स was established over Tirahut, including South Bihar, during the reign of which dynasty? बलबन के बाद किस राजवंश के शासन काल में दक्षिण बिहार सहित तिरहुत पर तुर्कों का शासन स्थापित हो गया? देखो जी, एक तरह से स्वतंत्र रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, बिहार हो, तिरहुत हो, दक्षिण बिहार हो, उत्तर बिहार हो, बंगाल हो, सब स्वतंत्र रहे हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत का एक शासक आएगा और वो कोशिश करेगा बंगाल और बिहार पर अधिकार करने की। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने कोशिश किया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में जब उसने बंगाल अभियान किया, तो बंगाल अभियान से लौटने के क्रम में उसने तिरहुत पर आक्रमण किया था और साथ ही साथ दक्षिण बिहार पर अधिकार किया। तो तिरहुत पर अधिक आक्रमण किया। उस समय तिरहुत के शासक थे हरि सिंह देव। तो हरि सिंह देव भाग करके नेपाल चले जाते हैं। हरि सिंह देव कहाँ चले जाते हैं? भाग करके नेपाल चले जाते हैं और तिरहुत का शासन अहमद खां के हाथों में सौंपकर गयासुद्दीन तुगलक वापस लौट आता है। तो जनरली किसके समय में ये होगा? बलबन के बाद किस राजवंश के शासनकाल में होगा? तुगलक के शासनकाल में दक्षिण बिहार सहित तिरहुत पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन डिड गयासुद्दीन तुगलक डिफीट हरि सिंह देव द रूलर ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी? गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को कब हराया? अभी डेट मैंने बताया था। क्या हो जाएगा? 1324 एडी में। 1324 एडी में, 1324 ईस्वी में हराने का कार्य किया गया था। जब बंगाल, वो तिरहुत पे ही आक्रमण करने नहीं गए थे, वो गए थे बंगाल पर आक्रमण करने, जो कि एक असफल आक्रमण रहा। लेकिन लौटने के क्रम में उन्होंने तिरहुत पर आक्रमण किया था। 25 के बाद 26 पे चलते हैं। What was the name given by Gayasuddin Tughlaq after conquering मिथिला रीजन? गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र, जिसको तिरहुत क्षेत्र भी कहा जाता था, उस समय विजय प्राप्त करने के बाद उसे क्या नाम दिया? तो तुगलक अपने तुगलक के नाम पे दिया था। तुगलका गयासपुर या तुगलकाबाद या तुगलकपुर या गियासाबाद। आंसर हो जाएगा तुगलकपुर। उसने दरभंगा का नाम क्या रख दिया? तुगलकपुर रख दिया। या मिथिला क्षेत्र का नाम क्या रख दिया? तुगलकपुर रख दिया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। विच सुल्तान अपॉइंटेड दरिया खान नुहानी एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार? ठीक है, 1495-96 में। कब? 1495-96 में सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
किस सुल्तान ने दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। बाद में यही दरिया खान नूहानी सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम खान लोदी के खिलाफ विद्रोह करेगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच तुगलक रूलर बिल्ट अ फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दरभंगा? किस तुगलक शासक ने दरभंगा में किला और जामा मस्जिद बनवाई? आंसर ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर हो जाएगा इसका, मैं बता दूं आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किला भी बनवाया और जामा मस्जिद भी बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। रुकना क्यों है? रुकना मना है। विच सुल्तान वॉज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ बिहार मोहम्मद शाह नूहानी इन द बैटल ऑफ कनकपुर? कनकपुर के युद्ध में बिहार के शासक मोहम्मद शाह नूहानी ने किस सुल्तान को हराया था? तो मोहम्मद शाह नूहानी ने, मोहम्मद बिन तुगलक, देखो नूहानी परिवार तुगलक के समय में नहीं रहा है, वो लोदी के समय में रहा है। याद रखिएगा, जब भी नूहानी की बात आएगी वो लोदी के समय में होंगे। फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, सिकंदर लोदी नहीं होगा, क्या होगा? इब्राहिम लोदी। दरअसल इब्राहिम लोदी को बहुत लोग पसंद करते नहीं थे, है ना। तो इब्राहिम लोदी को हराने वाले कौन थे? मोहम्मद शाह नूहानी थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? विच सुल्तान मेड फेमस सेंट ऑफ बिहार शेख अहमद चिरमपोश? किस सुल्तान की मुलाकात बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश? तो इसका नाम, इनका नाम याद रखना है, शेख अहमद चिरमपोश कहां से संबंध रखते थे? बिहार से। और क्या थे? सूफी संत थे। इनसे मुलाकात किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी मनेर में। कहां पे की थी? मनेर में। ठीक है, तो शेख अहमद चिरमपोश से किसने मुलाकात की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 पे आते हैं। वेयर इज द पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ फिरोज शाह तुगलक फाउंड फ्रॉम? फिरोज शाह तुगलक का फारसी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक का फारसी शिलालेख। ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है पटना या ऑप्शन डी है भागलपुर। तो उस समय जो है बिहार की राजधानी रही थी बिहार शरीफ, यहीं से इनका शिलालेख प्राप्त होता है। फिरोज शाह तुगलक का BVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना है इसको। फिरोज शाह तुगलक का फारसी शिलालेख कहां से? बिहार शरीफ से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कहता क्या है? विच डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाई फिरोज शाह तुगलक इन तिरहुत इन 14th सेंचुरी? अब देखो जी, गयासुद्दीन तुगलक ने तो कर्नाट वंश को समाप्त कर दिया। तो कर्नाट वंश के समाप्त होने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने तिरहुत में एक नए राजवंश की नींव रखवाई। और ये राजवंश कौन है? कर्नाट राजवंश ये तो खत्म हो गया। मित्र राजवंश ये बहुत पहले आकर खत्म होगा, ठाकुर राजवंश नहीं होगा। क्या है? वैनवार राजवंश की शुरुआत करवाई किसने? फिरोज शाह तुगलक ने या तुगलक शासकों ने। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न हो गया हमारा कि फिरोज शाह तुगलक ने तिरहुत में एक नए राजवंश वैनवार राजवंश की शुरुआत कराई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच वैनवार डायनेस्टी रूलर ऑफ तिरहुत डिड द फेमस पोएट विद्यापति कंपोज्ड हिज पोएट्री? तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के संरक्षण में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपनी काव्य रचना की थी? कृतिलता, कृति पताका या उसके अतिरिक्त जितनी भी पुस्तकें हैं। तो यह पुस्तक है, यह राजा हैं शिव सिंह। कौन है? शिव सिंह के समय में। शिव सिंह किस वंश के थे? वैनवार वंश के थे, याद रखना है। उन्हीं के संरक्षण में कीर्ति सिंह भी पूछ दे तो कीर्ति सिंह किस वंश के थे? वैनवार राजवंश के थे। ठीक है, दरभंगा जो साम्राज्य बड़ा फेमस रहा है, दरभंगा जो राज रहा ना, इवन दरभंगा राज्य के शासकों का भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है उसमें बहुत अहम योगदान है।
आपको पता होना चाहिए कि 1887 के अधिवेशन को रोक लगाने की कोशिश की गई और उस अधिवेशन में इतना प्रयास किया गया कि बनारस के राजा अगेंस्ट में आ गए। ये हमारे अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख प्रणेता जो हैं वो विरोध में आ गए। अंग्रेजों का विरोध था। इलाहाबाद के गवर्नर ने तो ये कोशिश करी कि देखते हैं कैसे ये इलाहाबाद में कर लेते हैं, इनको स्थान ही नहीं मिलेगा, इनको जगह ही नहीं देंगे। तो दरभंगा के महाराज ने पूरा महल ही खरीद लिया कांग्रेस के लिए, बोला यहीं पे करिए आप लोग अपना अधिवेशन। तो दरभंगा और मिथिला के क्षेत्र के शासकों का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत बड़ा रोल रहा है और दरभंगा के महाराज संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य भी रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर, विच सुल्तान ऑफ द सल्तनत पीरियड इशूड हिज कॉइन फ्रॉम द स्टिराउ। देखो कॉइन, सिक्के की बात आएगी। सिक्कों के साथ बहुत सारा छेड़खानी कौन किया था? नया एक्सपेरिमेंट मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। सांकेतिक सिक्के इसी का देन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के कहां से जारी किए थे? तिरहुत क्षेत्र से जारी किए थे। बी आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विच सुल्तान गेव ग्रांट्स टू द जैन टेम्पल एट राजगीर। अभी जैन टेम्पल, जैन इंस्क्रिप्शन की बात हो रही थी कि जैन इंस्क्रिप्शन में, जैन शिलालेख में दान देने की बात की गई, और दान देने की जब बात आएगी तो तुगलक में किसका नाम आएगा? फिरोज शाह तुगलक का आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिरोज शाह तुगलक। कि फिरोज शाह तुगलक राजगीर के जैन मंदिरों को किस सुल्तान ने अनुदान दिया? तो फिरोज शाह तुगलक हमारा आंसर सही हो जाएगा। 35 के बाद 36 पे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। In the Tughlaq period, who was posted as governor or administrator of Bihar? तुगलक काल में बिहार के राज्यपाल या प्रशासक के पद पर कौन तैयार था? तो मलिक बया या मलिक इब्राहिम भी इनको कहा जाता है, या मजदूल मुल्क। ठीक है, मजदूल मुल्क, ये दोनों एक ही व्यक्ति है। मजदूल मुल्क उन्हीं का टाइटल है, मलिक बया या मलिक इब्राहिम का ही टाइटल है। ठीक है, तो ए और बी, दोनों ए और बी ये सिर्फ प्रशासक ही नहीं रहे हैं। मलिक बया या मलिक इब्राहिम या मजदूल मुल्क, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है और ये प्रसिद्ध सूफी संत भी रहे हैं। ये सिर्फ प्रशासक नहीं रहे हैं, ये क्या रहे हैं? ये सूफी संत भी हैं। ये सूफी संत भी हैं जो सुहारवर्दी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। किससे? सुहारवर्दी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। प्रसिद्ध सूफी संत हैं और ये गजनी से आए हुए थे। कहां से आए हुए थे? गजनी से आए हुए थे और ये पैगंबर के संतानों में से रहे हैं। ये पैगंबर के खून में से, वंशजों में से रहे हैं। ठीक है, जिस समय पैगंबर के दमाद अली हसन साहब के परिवारों का कत्लेआम मचाया जा रहा था, उस दौरान क्योंकि अली हसन के परिवार से ये संबंध रखते थे, तो अपनी जान बचा करके ये गजनी आते हैं और गजनी से फिर भारत आते हैं, इनके वंशज आते हैं। तो मलिक बया सूफी संत हैं और साथ ही प्रशासक भी रहे हैं। ठीक है, तो तुगलक काल में ये थे। इनको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये बिहार के प्रशासक रहते हैं। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक इनसे इतना प्रसन्न होता है क्योंकि बिहार के विद्रोह को दबाया इन्होंने। बिहार के जो विद्रोह है उसको दबाया। तो जब मलिक बया वापस लौटते हैं दरबार में, तो खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि आओ बया, आओ राजा, बैठो मेरे सिंहासन पे। और अपने सिंहासन पे बैठाता है, आदर स्वरूप अपने ही सिंहासन पे बैठाता है। इतना सम्मान मिलता है मलिक बया को। Which city of Bihar was renamed as तुगलकपुर by मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस शहर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम और मलिक बया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द तुगलक पीरियड ऑफ बिहार, इज लोकेटेड एट।
बिहार के तुगलक काल के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पर स्थित है? क्योंकि उस समय राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ में ही इनका मकबरा भी है। तो क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बख्तियार खिलजी का भी मकबरा बिहार शरीफ, मलिक बया का भी मकबरा बिहार शरीफ ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या होगा? In which period was the decisive supremacy of दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान established over बिहार? आंसर याद कर लो। किस काल में दिल्ली के सुल्तानों का बिहार पर निर्णायक प्रभुत्व स्थापित हो गया? और ये मलिक इब्राहिम और मलिक बया के प्रयासों से हुआ था। किसके समय में? तुगलक के समय में। याद रखिएगा, तुगलक काल के समय में दिल्ली के सुल्तानों का बिहार पर निर्णायक प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 पे आते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। मलिक इब्राहिम और मलिक बया वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार ड्यूरिंग विच पीरियड? मलिक इब्राहिम या मलिक बया किस काल में? नाम बार बार आ रहा है उसका निकल के, तुगलक काल में होगा। तो मलिक बया किस काल के प्रशासक थे? तुगलक काल के प्रशासक रहे हैं, है ना? और ये सूफी संत भी रहे हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि ये लेक्चर बहुत पसंद आई होगी आपको, और रिवीजन करते रहना है। रिवीजन ही आपके एग्जामिनेशन को क्लियर कराएगी। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।